हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। काफी आसान, काफी इजी चैप्टर है। आज मैं उसी सीरीज में नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूं। ये पार्ट 3 होगा। मैंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 डाल रखे हैं अपने चैनल पर, आप उसको जरूर देखिए। मैंने एक एक कॉन्सेप्चुअल बात बताई है। अब मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूं और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो भी क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन में है, जिसमें पहला क्वेश्चन काफी आसान है, आपके टीएस ग्रेवाल से। आपको तुरंत टीएस ग्रेवाल अपनी बुक उठा लेनी चाहिए। टीएस ग्रेवाल का आपको कोई भी बुक उठा लेंगे 2025-26 सेशन या 24-25 सेशन, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल मेरे पास 24-25 वाले सेशन की बुक है, मैं उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जो कि है पहला क्वेश्चन, और लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले तो मैं यहां बता दूं पर्टिकुलर्स, एसेट्स, इसके बाद आपको पता ही है लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी के बराबर एसेट्स होती हैं ना। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस। बिजनेस शुरू करा है 45,000 रुपीज से, है ना। 45,000 रुपए बिजनेस में लगाए। आपको अच्छे से पता है कि बिजनेस के अंदर कैश आया होगा 45,000, और ये पैसा किसने लगाया? मालिक ने। आपको पता है मालिक के पैसों को कैपिटल बोलते हैं, इसका मतलब 45,000 मालिक ने लगाए हैं। फिर लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ। क्या मतलब है इसका? विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। क्या मतलब है इसका? बिजनेस ने क्या किया है, बिजनेस के पास 45,000 रुपया था। 45,000 रुपीस में से बिजनेस ने 4,500 बैंक में जमा करा दिए। सिंपली बोलूं तो बिजनेस ने इतना किया है कि मालिक बिजनेस के अंदर 45,000 रुपया दे गए थे, उसमें से बिजनेस के मैनेजर्स वगैरह ने क्या किया, या अकाउंटेंट ने, या फाइनेंस के अकाउंटेंट ने क्या किया है, उस 45,000 में से 4,500 बैंक के अंदर जमा करा दिया है। इसका मतलब है अब हमारे पास से 4,500 रुपया चला जाएगा और ये कहां जाकर जमा हो जाएगा? बैंक के अंदर। सोच के देखो कि बिजनेस के अंदर जब मालिक 45,000 रुपए लगा रहे हैं, अब बिजनेस उस पैसे का कुछ भी करे, इससे मालिक को कोई असर नहीं। मालिक तो कहेगा मुझे मेरा 45,000 चाहिए, सिंपल सी बात। तो 4,500 बैंक के अंदर जा रहा है, इससे मालिक को कोई असर नहीं पड़ेगा, मालिक तो अपने 45,000 मांगेगा। और इस सिचुएशन के बाद, इस ट्रांजैक्शंस के बाद हम देख रहे हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या है। तो 45,000 बिजनेस में थे, 4,500 चले गए, 40,500 बचे। अच्छा, बिजनेस के पास कैश में, और कैश का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरी जेब में, बिजनेस की जेब में 40,500 कैश में है और 4,500 बैंक में है, और टोटल देखो तो 45,000 बिजनेस के पास अभी भी है, और मालिक का कितना था? 45,000। एसेट्स लायबिलिटी के बराबर है। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है व्हाट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है व्हाट गुड्स मेसर्स सन एंड कंपनी। अब एक बात बताओ, 11,200 रुपए का 11,200 रुपए का माल हमने खरीदा है। किससे खरीदा है? मेसर्स
सन एंड कंपनी से। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जर्नल एंट्री में ही बताया क्या, कि हमारे बिजनेस ने माल खरीदा है किससे, सन एंड कंपनी से। जब भी नाम लिखा हो इसका मतलब ये बताता है कि उधार खरीदा गया, क्योंकि यहां पर एक कैश शब्द लिखा नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता माल खरीदा गया सन एंड कंपनी से कैश में, तो हम मानते कैश में, बढ़िया कैश शब्द नहीं है और नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार खरीदा गया है। अब जरा सोच के देखो कि अगर हम 11,200 का हमारे बिजनेस में माल आएगा, वो भी उधार, क्या पैसे जाएंगे? नहीं, बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं जाएगा और साथ ही साथ बैंक से भी 1 रुपया नहीं गया, पर हमारे पास माल जरूर आ गया और इस वक्त हमारे पास 11,200 का माल है। सिंपल सी बात। अच्छा, अब जरा सोच के देखो, ये 11,200 का माल हमने बिना पैसों के खरीदा, यानी कि हमने उधार खरीदा है। कुछ दिन बाद तो हमारा बिजनेस इस उधार का पेमेंट करेगा, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, कभी तो पेमेंट होगा। और जब पेमेंट होगा तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं, जिस दुकानदार से हम माल खरीदते हैं, उस दुकानदार को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। यानी कि हमारा बिजनेस जिससे माल खरीदता है उसे क्या बोलता है, क्रेडिटर्स। और ऐसे करके हमारे पास इस वक्त 11,200 का उधार भी है। सिंपल, बहुत आसान है। अब देखो जो जगह खाली बची, जैसे कि बैंक, ये जगह खाली है 0, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि पहले बैंक में पैसा नहीं था। ऐसे ही पहले स्टॉक नहीं था, 0 स्टॉक था। पहले स्टॉक नहीं था, इसका मतलब 0 स्टॉक था। पहले स्टॉक नहीं था मतलब 0 स्टॉक था। ऐसे ही पहले क्रेडिटर्स नहीं थे, पहले क्रेडिटर्स नहीं थे, पहले क्रेडिटर्स नहीं थे मतलब 0 क्रेडिटर थे, बट आज हैं। अच्छा, साथ ही साथ कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। अब हम ये देख रहे हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। न्यू इक्वेशन, 40,500 रुपए इस वक्त प्रेजेंट में, 40,500 कैश में। सच बात है, हमारे पास 40,500 कैश है, 4,500 बैंक में। सच बात है। हमारी दुकान में 11,200 का माल है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास स्टॉक भी है और मालिक का 45,000 रुपया है और 11,200 का उधार है। सिंपल, बस ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। और आप देखेंगे तो ये एसेट्स लायबिलिटी के बराबर जरूर होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की। इसका टोटल इसके बराबर ही बैठेगा। सिंपल सी बात, बहुत आसान है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। हम बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मेट है। लायबिलिटीज ये मैं अलग कर लेता हूं। लिखा हुआ गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमें पता है बिजनेस के अंदर गोपीनाथ ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस में गोपीनाथ ने पैसे लगाए हैं 25,000 रुपए। मैं कहूंगा बिजनेस के अंदर कैश है 25,000। अच्छा, ये कैश किसने दिया है? हमें पहले से पता है ये पैसा मालिक ने लगाया है, मतलब मालिक जब भी पैसे लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सिंपल। फिर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से माल खरीदा है 10,000 रुपए का। कहीं भी नहीं लिखा कि हमने कैश में खरीदा है, तो हम ये मानते हैं कि ये हमने माल उधार खरीदा, तो पैसे तो गए नहीं होंगे। नहीं गए तो 0 इफेक्ट। और हम लिख रहे हैं हमारे पास माल आ गया स्टॉक। अच्छा, पहले स्टॉक नहीं था पर अब है। पहले नहीं था तो 0, जहां भी कोई असर ना पड़े 0। पहले नहीं था 0, पैसे नहीं गए तो 0 असर। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये 10,000 रुपए का जो माल खरीदा है ये उधार खरीदा है, और जिससे हम उधार खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं। पहले क्रेडिटर नहीं थे, बट अब 10,000 रुपए के क्रेडिटर पैदा हो गए। सिंपल सी बात। चलो अब इसके बाद हम एक लाइन करते हैं
और हम ये देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या है। न्यू इक्वेशन, पहले हमारे पास 25,000 कैश में था, आज भी 25,000 है। पहले हमारे पास 10,000 रुपए का पहले हमारे पास जीरो स्टॉक था, बट आप 10 का खरीद लिया तो अभी प्रेजेंट में 10,000 का माल है। अच्छा, मालिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, माल खरीदने पर मालिक के पैसे थोड़ी जा रहे हैं, बिजनेस के पैसे जा रहे हैं, सिंपल सी बात। और बिजनेस और मालिक अकाउंटेंसी में अलग अलग माने जाते हैं। अच्छा, 10,000 रुपए क्रेडिटर, न्यू इक्वेशन ये है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोहन, माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। कॉस्टिंग ₹1800, बट सोल्ड एट ₹1500। लो, हमने माल बेचा है जिसकी कीमत 1800 है, बट बेच कितने का दिया? 1500 का। अब जरा सोच के देखो, हमारे बिजनेस में रखे हुए माल की कीमत 1800 है और 1500 का बेच दिया। 1800 का माल 1500 में बेच देंगे, मतलब 300 का नुकसान। और याद रखो, अगर नुकसान हुआ है तो बिजनेस का नुकसान है, और बिजनेस जिसका है, जिसने पैसे लगाए थे, उसका नुकसान है। सबसे खास बात, 300 रुपए का लॉस हुआ है, लॉस किसका है? बिजनेस का है। और बिजनेस में लॉस मतलब आप जानते हैं, जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है उसका लॉस, जो इन्वेस्टर है उसका लॉस, और लॉस किसका है? मालिक का। सिंपल सी बात। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास 1500 रुपए आ जाएंगे। अच्छा, ये देख लेते हैं, उधार तो नहीं बेचा है, तो लिखा हुआ सोहन को बेचा है, तो डेफिनेटली ये मैंने गलत लिखा है, पैसे बिल्कुल नहीं आए होंगे, क्योंकि यहां लिखा है सोहन को बेचा है और कहीं नहीं लिखा कैश में बेचा है। इसका मतलब जब भी ये ना लिखा हो कैश में बेचा तो वो उधार बेचा है। अच्छा, 1500 रुपए का माल बेचा है, पैसे तो आए नहीं क्योंकि उधार बेचा है। साथ ही साथ हमारा माल कुछ कम हो गया है। कितने का कम हो गया? 1800 रुपए का। 1800 का माल निकल गया। अब जरा देखो, माल मैंने 1800 की कीमत का 1500 में बेच दिया है, तो 1800 रुपए का माल चला गया। इसका मतलब मेरे बिजनेस के अंदर 10,000 का माल था, 1800 का चला गया है। इसका मतलब 10 में से 1800 का चला गया तो 8,200 का बचा है। साथ ही साथ जिसको हम उधार माल बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। अच्छा, उधार खरीदने वाले को क्रेडिटर और उधार बेचने वाले को डेटर। क्या पहले कभी बेचा था? नहीं। पहले कभी बेचा था? नहीं। पहले कभी बेचा था? नहीं। बट हाँ, अब बेचा है, और जिससे पैसे लेने उसको डेटर बोलते हैं। और पैसे तो 1500 ले पाएंगे क्योंकि माल 1800 वाला 1500 का बेच दिया है, तभी तो 300 का नुकसान हुआ है। और नुकसान मालिक का है, क्योंकि नुकसान बिजनेस का है, और बिजनेस में पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया है। बिजनेस डूबेगा, इन्वेस्टर्स भी डूबेंगे, इसलिए मालिक डूब रहा है। सिंपल। अच्छा, साथ ही साथ क्रेडिटर पे कोई असर नहीं। क्या क्रेडिटर ने हमें पैसे दे दिए? नहीं। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? माल बेचा है, किसको? किसी और इंसान को, वो भी उधार। इससे क्या लेना देना? तो क्रेडिटर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या होगी हमारी? अभी फिलहाल पूछा जाए प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, मैं कहूंगा 25,000 रुपए प्रेजेंट में। अच्छा, इसके बाद 10,000 रुपए का माल था, जिसमें से 1800 रुपए का माल चला गया। अब इस वक्त माल 8,200 का है। और साथ ही साथ डेटर पे हमारे 1500 रुपए हैं, और मालिक का पैसा अब 24,700 है, और क्रेडिटर का अभी भी 10,000 है, ना लिया है अभी तक कोई भी पैसा, अभी तक कोई नया माल नहीं लिया जिससे क्रेडिटर का पैसा बढ़े, ना हमने पैसे चुकाए जो क्रेडिटर का पैसा कम हो जाए। अच्छा, इसके बाद आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, 4। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, 4 पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम
बिजनेस, बिजनेस से गोपीनाथ ने पैसे निकाले, रुपीस, लिखा हुआ 5,000 रुपए निकाले। अब जरा सोच के देखो, 5,000 रुपए गोपीनाथ ने निकाले। मैंने आपको तब भी बताया था कि बिजनेस के अंदर जो मालिक है वो पैसा लगाता है, तो मालिक का पैसा बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। मालिक ने देखो कितने लगाए थे, 25,000, 300 का नुकसान हो गया, 24,700 बचे। इसका मतलब मालिक का इस वक्त 24,700 प्रेजेंट में बिजनेस के ऊपर पैसा है, यानी कि बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है। और गोपीनाथ अपना पैसा मांग रहा है। गोपीनाथ कह रहा है 5,000 रुपए मुझे दे दो, मेरे पैसों में से कुछ रुपए मुझे दे दो। 5,000 मांग रहा है। इसका मतलब जैसे ही मैं गोपीनाथ को हमारा बिजनेस पैसे देगा, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। चलो अब इस पॉइंट के लिए कैसे लिखना है आपको, तो सबसे पहले बिजनेस में से 5,000 रुपए गए माइनस। अच्छा, और स्टॉक पे कोई असर नहीं, क्योंकि स्टॉक थोड़ी बिक गया है या खरीद लिया जो इस पे कोई असर पड़ेगा, कोई चेंज नहीं है। डेटर पे कोई असर नहीं। इसके बाद कैपिटल, हाँ बिल्कुल, गोपीनाथ ने 5,000 निकाल लिए। अब गोपीनाथ के 24,700 नहीं है। फ्यूचर में गोपीनाथ पूछेगा मेरे कितने, तो मैं कहूंगा 24,700 में से 5,000 माइनस कर दो, उतना पैसा है तुम्हारा, यानी कि 19,700 है। और साथ ही साथ क्रेडिटर पे कोई असर नहीं। अब मैं टोटल करूंगा इसका फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस निकाला जाएगा, और फाइनल बैलेंस कितना है, 20,000, 8,200, 5,000, वो सॉरी 1,500, 19,700 और 10,000। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ये है, और इसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन का क्या मतलब है, जो भी ट्रांजैक्शन होने के बाद, जो घटना कोई भी घटना घटने के बाद जो भी सिचुएशन आ रही है उसे कहते हैं न्यू इक्वेशन। सिंपल सी बात। चलो